हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले सारे लेक्चर्स में एक रोटेटिंग रिजल्टेंट फ्लक्स की बात कर रहे थे जो स्टार्टर और रोटर के बीच एयर गैप था उसमें रोटेट कर रहा था। बट किस प्रकार से रोटेट कर रहा था, कैसे रोटेट कर रहा था, ये हम लोग को नहीं पता था। और उसी चीज़ को वह रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे रोटेट करता है स्टार्टर और रोटर के बीच एयर गैप में, उसी चीज़ को आज हम रोटेशनल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। डैट मीन्स आज के क्लास हम रोटेशनल फील्ड थ्योरी को समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टर वाइंडिंग को डिज़ाइन किए हैं 2 पोल 3 फेज सप्लाई के लिए। डैट मीन्स पर फेज 2 पोल होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम सप्लाई देंगे, इनपुट सप्लाई देंगे, तो उसके कारण जो करंट सेटअप होगा वो I1, I2, I3। तो I1 का जो वैल्यू होगा Im साइन ओमेगा टी, I2 का जो वैल्यू होगा Im साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और I3 का जो वैल्यू होगा वो Im साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। यहाँ पे माइनस शो करता है कि लैग कर रहा है। अगला जो है करंट जो है I2 जो है लैग कर रहा है I1 से, I3 जो है लैग कर रहा है इससे। तो कितना डिग्री से लैग कर रहा है वो माइनस यहाँ पे शो करता है। और जैसा कि जानते हैं कि जब हम इस वाइंडिंग में सप्लाई दिए हैं, इसमें I1, I2, I3 स्टार्टर के वाइंडिंग है, तो इसमें जब सप्लाई दिए तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी कॉइल्स में या फिर कंडक्टर्स के क्रॉस करंट फ्लो होता है तो वो अपने चारों ओर फ्लक्स सेटअप करता है, क्योंकि जानते हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। ठीक है, ये इसके जानते हैं। तो करंट के कारण क्या होगा, I1 जो है φ1 फ्लक्स सेटअप करेगा, I2 जो है φ2 फ्लक्स सेटअप करेगा, और I3 जो है φ3 फ्लक्स सेटअप करेगा। तो φ1 की जो वैल्यू होगा वो φm साइन ओमेगा टी इसी के अनुसार होगा, इसी के अकॉर्डिंग होगा। और I2 की वैल्यू जो हो I2 के कारण जो φ2 फ्लक्स आया है इसकी जो वैल्यू होगी वो φm साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री इसी के अकॉर्डिंग होगी। और जो है I3 के अकॉर्डिंग φ3 जो सेटअप हुआ है उसकी वैल्यू φm साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री होगा। ठीक है, इतनी बात को हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग को कि आप लोग फेजर डायग्राम को बेसिक में फेजर डायग्राम पढ़े होंगे कि फेजर डायग्राम दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इंस्टेंटेनियस फेजर डायग्राम और सेकंड जो होता है रोटेशनल फेजर डायग्राम। जिस प्रकार के फेजर डायग्राम यहाँ पे आप दिख रहा होगा ये जो होता है इंस्टेंटेनियस फेजर डायग्राम होता है, और एक जो है इस प्रकार से कुछ बनाते हैं हम लोग, इस प्रकार से बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशनल फेजर डायग्राम। लेकिन यह फेजर डायग्राम जो है वो इंस्टेंटेनियस फेजर डायग्राम है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे और समझा दें हम आपको कि सप्लाई भी हम लोग के जो होता है वो दो प्रकार के सप्लाई होता है। एक को बोलते हैं बैलेंस सप्लाई और दूसरा को बोलते हैं अनबैलेंस सप्लाई। ठीक है, तो जो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को जो सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, वो बैलेंस सप्लाई होती है। ठीक है, और बैलेंस सप्लाई उस सप्लाई को बोलते हैं जिसका तीनों 3 फेज जो सप्लाई देंगे तो तीनों फेज का जो मैग्नीट्यूड जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो सेम होगा। डैट मीन्स φm1 इज इक्वल टू φm2 इज इक्वल टू φm3। यहाँ पे मोड लगा हुआ है जो कि मैग्नीट्यूड को शो करता है। डैट मीन्स पहला फ्लक्स के मैग्नीट्यूड बराबर होगा सेकेंड फ्लक्स के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से, थर्ड फ्लक्स के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से कितना होगा, तो सारे फ्लक्स जो होंगे φm के इज इक्वल होंगे। और साथ ही साथ तीनों फेज जो है, तीनों फ्लक्स जो है, तीनों फेज जो है 120 एंगल से डिस्प्लेस्ड होंगे। ये भी φm1 जो है वो φm2 से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। ये जो फेज है इससे 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, और ये फेज जो है इस पे 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यह बैलेंस सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस सप्लाई का क्या मतलब हुआ कि तीनों फेज का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड सेम होगा, और साथ ही साथ तीनों जो है 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे फेजर डायग्राम में एक बात और आप लोग जानते होंगे कि यह जो होता है φm1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखते हैं फेजर डायग्राम को, तो इससे φm1 जो है φm2 क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और φm2 से φm3 जो है वो लैग कर रहा है। ठीक है, तो इससे जो है
φm1 से φm2 जो है 120 डिग्री लैग कर रहा है, और φm1 से φm3 जो है बोलेंगे तो 240 डिग्री लैग कर रहा है। 120 तो 240 डिग्री से लैग कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर φm2 से φm3 बोलें तो 120 डिग्री से लैग कर रहा है। डैट मीन्स जो इधर से अगर देखेंगे तो जो इधर ई वाला होगा पीछे होगा, और ये आगे हो गया तो ये लैग कर रहा है, ये लीड कर रहा है। इससे भी आप जानते होंगे कि माइनस साइन क्या करता है, लैगिंग डिनोट करता है। देखिए φ2 जो है, ये φ2 का ग्राफ है, φ3 का ग्राफ है। तो φ2 जो है वो 120 डिग्री से लैग कर रहा है, और φ3 जो है 240 डिग्री से लैग कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, φ1 के रिस्पेक्ट में। φ1 से 120 डिग्री, 240 डिग्री, ठीक है। ये सारी चीज़ बेसिक की चीज़ थी जो कि आप लोग को इस रोटेशनल फील्ड थ्योरी में पढ़ना था, ताकि आगे अच्छा से समझ सकें। अब हम लोग चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो कहता है कि हम क्या कर रहे थे कि उस एक रिजल्टेंट फील्ड बन रहा था, रिजल्टेंट फ्लक्स बन रही थी, जो कि स्टार्टर और रोटर के बीच में रोटेट कर रहा था। तो आखिर वो कैसे रोटेट कर रहा था वो देखना था हमको। तो उसके अनुसार हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रोटेशनल फेजर डायग्राम को अगर हम देखिए, जैसे हम हर एक पॉइंट पे देखेंगे कि इस रोटेशन 0 डिग्री पे क्या होता है, पहले फिर देखेंगे 60 डिग्री पे क्या होता है, फिर देखेंगे 120 डिग्री पे क्या होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि प्रत्येक एंगल को पुट अप करके देखना होगा कि आखिर जब 0 डिग्री एंगल हम उसमें पुट करते हैं तो तीनों फेज के केस में क्या रिलेशन बनता है। 60 डिग्री पुट अप करके देखते हैं तो तीनों फेज के बीच में क्या रिलेशन बनता है, और 120 डिग्री अगर पुट करके देखेंगे उसमें तो तीनों फेज के बीच में क्या रिलेशन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। आप जितना भी स्टेप लेके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इससे हमको पता चलेगा कि कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है कि हम जब एट एन एंगल 0 डिग्री, कहता है कि हम 0 डिग्री एंगल पे हम रखेंगे तो डैट मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी। और आप देखिए यहाँ पे जब साइन क्या होता था, 5m की वैल्यू 5m साइन ओमेगा टी, और इसकी जब वैल्यू 0 रखेंगे तो डैट मीन्स 5m साइन 0 डिग्री, तो डैट मीन्स पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो कि यहाँ पे हम बताए हैं कि 5m बराबर 5m साइन 0 डिग्री, तो डैट मीन्स 0 हो गया इसका वैल्यू। तो 5m जिस टाइम 0 था उसी टाइम 5 क्या होगा कि देखिए 5m साइन ओमेगा टी की तो वैल्यू 0 हो गया, तो डैट मीन्स -120 डिग्री। तो 5m साइन -120 डिग्री डैट मीन्स -√3/2 5m। आप कैलकुलेट करके देखिएगा इतना ही वैल्यू आएगा, -√3/2 5m, ठीक है। और 5 जब कैलकुलेट करके देखिएगा सब में रखिए, तीनों में रखिए, ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखिए, तो 5 की वैल्यू आएगा √3/2 5m आएगा, ठीक है। इतना हम तीनों के आ गया। तो देखते हैं कि फेजर डायग्राम के अनुसार इसको देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये आप फेजर डायग्राम देख रहे हैं, तो ये जो है मेरा इनिशियल ही है, जिस टाइम हम 0 डिग्री नहीं है तो इस पहले का फेजर डायग्राम है। 5 था, 5 था, 5 था, तीनों जो है 120 डिग्री से डिस्प्लेस था। बट हम इस रिलेशन के अनुसार जो फेजर डायग्राम बनाए हैं वो देखिए कि 5 क्या था, 5 0 था, तो इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मतलब इसको डॉटेड लाइन से हम डिनोट कर दिए हैं। देखिए डॉटेड लाइन है, ठीक है। और 5 के देखेंगे तो क्या हो गया है कि इसका वैल्यू आया -√3/2 5m, डैट मीन्स सबसे पहले हाफ हुआ है। तो हम क्या इससे पहले देखिए कि क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो डैट मीन्स जो 5 की जो ग्राफ था कुछ इस साइड था, ठीक है। तो हम अगर माइनस साइन डिनोट करता है कि वह जो है अपोजिट हो गया है, डैट मीन्स 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर गया है, 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर गया है। तो इसको हम क्या कर दिए, पलट दिए, और जब पलट दिए तो वो तो इधर चला गया, लेकिन हम बटा में 2 है, डैट मीन्स 5m की वैल्यू भी डिवाइडेड बाई 2 है, इसीलिए इसको आधा कर दिए। जितना मैग्नीट्यूड था उसको हम क्या कर दिए, हाफ कर दिए। तो यही बताए हैं कि इसको फेजर 2 के 5 के हम पलट के आधा कर दिए, डैट मीन्स √3/2 5m शो किया है, ठीक है। अब देखते हैं 5 तो 5 की जो वैल्यू है √3/2 5m है, ठीक है। तो √3/2 5m है, तो इसको 5 की ग्राफ देखिए इनिशियली कहाँ था, इस टाइम था, और इसको ग्राफ क्या है, यहाँ है, यही है। क्योंकि माइनस नहीं लगा हुआ है तो इसको भी नहीं पलटेंगे हम, लेकिन इसका वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 है, तो डैट मीन्स आधा करेंगे। तो आधा करेंगे तो इसका देखिए आधा की तो इमेजिनरी लाइन से शो किए हैं, और आधा जो है इसको √3/2 से शो किए हैं, ठीक है। और √3/2 5m, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए कि अब हम क्या हो गया कि यहाँ पे एक तो ख़त्म हो गया, एक फ्लक्स 0 और 2 गो है हाफ बचा, तो इसका हम कुछ रिजल्टेंट फ्लक्स निकालेंगे। रिजल्टेंट फ्लक्स निकालेंगे, आप लोग पढ़े होंगे पिछले बेसिक्स में पढ़े होंगे कि जब 2 फ्लक्स है तो उसका एक रिजल्टेंट फ्लक्स निकलता है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स सबसे पहले यहाँ पे एंगल देख लीजिए, पूरा जो था 120 डिग्री था,
ठीक है। और यहाँ से यहाँ तो 180 डिग्री था, तो कितना बचेगा, ये 60 डिग्री बचेगा। बट इसके और इसके बीच में 120 डिग्री, तो 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। लेकिन जब इसको रिजल्टेंट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों जो है आपस में बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे वो कितना आएगा, √3/2 m आएगा। इसको रिजल्टेंट निकालने के बाद एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, जो कि क्या होता है कि φ1 के स्क्वायर डेट मीन्स φ2 प्लस φ2 के स्क्वायर प्लस 2 φ1 φ2 cos थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है ये दोनों के बीच के एंगल होता है। और φ1 की वैल्यू इसको पुट कीजिए, φ2 की वैल्यू ई पुट कीजिए, और φ1 φ2 के यहाँ पे इसका और इसको पुट कीजिए। डेट मीन्स रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा आप, तो यहाँ पर आएगा 3/2 आएगा। ठीक है, तो आप इसे रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि 3/2 आता है या नहीं आता है, बट हम बताते हैं इतना ही आएगा। ठीक है, हम यह रिलेशन कब का है, जब एंगल 0 डिग्री पे रखें तब का रिलेशन है कि 3/2 मैग्नीट्यूड से इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स अभी 0 डिग्री पे इसका डायरेक्शन किधर है, रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन किधर है, तो इस साइड है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हम क्या बोले थे, अगला बार हम 60 डिग्री रख के देखेंगे। तो जब इसको हम 60 डिग्री पर रखेंगे, जब इसको हम 60 डिग्री पे रखेंगे तो ओमेगा टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 रखना पड़ेगा। तो डेट मीन्स फिर से देखिए φm sin 60 डिग्री, डेट मीन्स √3/2 φm, √3/2 φm। इसका वैल्यू आएगा φ2 के बराबर 60 - 120 माइनस √3/2 φm, और φ3 आएगा। तो φm sin ओमेगा टी की वैल्यू कितना रखे हैं, 60 रखे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी उसी केस में बनाइए। एक क्या था, इनिशियल डायग्राम था, इनिशियल फेजर डायग्राम था, लेकिन इसके अनुसार जो फेजर डायग्राम बनाएंगे वो क्या बनेगा, φ1 की वैल्यू हाफ हो गया है, दैट मीन्स पहले हाफ कर दिए। ठीक है, अब माइनस तो लगा हुआ नहीं है इसलिए पलटेंगे भी नहीं इसको, φm के आधा कर दिए तो आधा √3/2 φm आ गया यहाँ पे। और उसी पर φ2 के है तो φ2 देखिए माइनस लगा हुआ, तो माइनस लगा हुआ फेजर डायग्राम इनिशियली कहाँ था, यहाँ था, बट इसको पलट दिए तो उधर चल गया, और बटन 2 है इसलिए हाफ कर दिए, तो कितना हो गया, √3/2 φm हो गया। तो अब फिर से वही काम किया कि रिजल्टेंट फ्लक्स निकाले हैं, इसके बीच के भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कैलकुलेट कीजिए ऐसे वैसे से आपको उतना ही आएगा। तो कितना इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो 3/2 φm से होगा, 3/2 φm होगा। और भी डायरेक्शन किधर होगा, इस टाइम होगा। पिछलका बार देखिए 0 पर रखे थे कुछ इधर आया था, बट 60 पर रखे थे देखिए इधर चला गया है। इसका रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन जो है इधर चला गया। तो आप यहाँ पे रिजल्ट इसका जो है केवल डायरेक्शन को आप अति कंसंट्रेट कीजिए कि कैसे रोटेट कर रहा है। पहले इधर था, अभी इधर गया, आपके सामने देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम 120 डिग्री एंगल पे रखे हैं, तो 120 डिग्री एंगल पे ओमेगा टी की वैल्यू 120 डिग्री, दैट मीन्स φ1 की वैल्यू φm sin ओमेगा टी 120 डिग्री, दैट मीन्स √3/2। उसी पर अगर φ2 के रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और φ3 के रखेंगे तो माइनस √3/2 φm होगा। ठीक है, तो माइनस √3/2 φm होगा। तो डेट मीन्स फिर से यहाँ फेजर डायग्राम बनाइए। तो φ1 की जो है इनिशियली कहाँ था, बटा में 2 है इसलिए हाफ कर दिए √3/2 φm। और लेकिन अब जो है φ2 जो यहाँ था, तो इसको तो है क्या किया, इमेजिनरी डॉटेड लाइन से, क्योंकि 0 है। और φ3 जो देखिए, φ3 के कुछ इधर था, इस डायरेक्शन में डायग्राम था, लेकिन माइनस लगा हुआ इसलिए इसको पलट दिए हैं, तो इस डायरेक्शन में हो गया /2 है इसलिए हाफ कर दिए, तो इसका मतलब √3/2 φm से भी है। φ1 की वैल्यू यहाँ है, φ2 की वैल्यू यहाँ है, डेट मीन्स रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन, रिजल्टेंट फ्लक्स निकालिएगा आप उस फार्मूले से जिस बताएं अभी, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके आएगा 3/2 φm आएगा। जब 3/2 φm आएगा तो अभी डायरेक्शन रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ है, कुछ इस डायरेक्शन में। फर्स्ट टाइम कहाँ था, आप देखिए यहाँ पे हम शो किए हैं कि 0 डिग्री था तो कुछ इस डायरेक्शन में था, लेकिन जैसे 60 डिग्री हुआ तो इस डायरेक्शन में हुआ, 120 डिग्री हुआ तो इस डायरेक्शन में हुआ, अगला बार 180 डिग्री पर निकालेगा तो इस डायरेक्शन में निकालेगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यह पहले ऐसे था, कुछ इस प्रकार था, देखिए इस प्रकार था, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो डेट मीन्स इधर से आप रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई कौन सा क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मतलब कि मेरा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यह तो आप बात समझ गए, हम खुद नहीं किए हैं, यह आप फेजर डायग्राम आपका शो कर रहा है। आप देखिए अलग अलग एंगल पे और निकाल के देखिए, अगर नहीं बिलीव होता है कि नहीं ऐसे होगा तो आप अलग अलग एंगल पर पुटअप करके देखिए और आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे 0 डिग्री पर इस डायरेक्शन में, 60 डिग्री इस डायरेक्शन में, 120 डिग्री पे इस डायरेक्शन में, 120 डिग्री इस डायरेक्शन में, तो मतलब कि हम कुछ न कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है मेरा। तो आज के लेक्चर में हम लोग केवल जो है इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, जो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता था जिसको हम
रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनता था, तीनों फ्लक्स को मिक्स अप करके उसको हमारे रोटेट करवा दिए। दैट मीन्स पता चल गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन वह जो है किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, जो कि साइक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा था, इसको हम अगले लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे कि आखिर किस स्पीड से वह जो है इस रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट कर रहा है, डेट मीन्स एनएस स्पीड से, वो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, समझ में आया या नहीं आया, मैं केवल बनाते जा रहा हूँ।